हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 25 अक्टूबर और आज हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जिसे कॉप 16 के नाम से जाना जाता है, कमेंस फोकसिंग ऑन कमिटमेंट्स टू हाल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ, जिसका ध्यान जैव विविधता की हानि को रोकने और उसे उलटने की प्रतिबद्धताओं पर केंद्रित था। आपके ऑप्शंस हैं कोलंबिया, ब्राजील, पेरू या फिर मैक्सिको। यहाँ पर आपसे कॉप 16 के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका आयोजन स्थल क्या रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये आयोजित किया गया है कोलंबिया में। आप देख सकते हैं, द कोप 16 बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ओपनड इन कैली, कोलंबिया with a focus on urgent action and funding to combat species extinction and protect nature. So the summit, running until 1st of November, involves 196 member countries of the Convention on Biological Diversity. Colombian Environment Minister Suzanne Mohammed emphasized the critical need for funding and warned that the planet does not have time to lose, with around 1 million known species at risk of extinction. So, इस समिट का थीम रहा है पीस विद नेचर, and it aims to establish monitoring and funding mechanisms to meet 23 United Nations target agreed upon the COP15 by 2030 to halt and reverse biodiversity loss. आप ध्यान रखेंगे, COP 16 का आयोजन कोलंबिया में किया जा रहा है। कोलंबिया की बात करें तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के नाम से जाना जाता है, एंड दिस कंट्री इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका विद इंसुलर रीजन्स इन नॉर्थ अमेरिका। And Colombia's mainland is bordered by the Caribbean Sea to the north, Venezuela to the east and northeast, Brazil to the southeast, Ecuador and Peru to the south and southwest, and Pacific Ocean to the west. Also Panama to the northwest. So ये उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा और वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state won the 24th National Para Swimming Championship 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीती है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जीता है कर्नाटका ने। आप देख सकते हैं, Karnataka won the 24th National Para Swimming Championships, securing the overall title with 392 points. Maharashtra finished second with 378 points and Rajasthan came third with 248 points. The event featured 518 swimmers, including 360 men and 158 women, with 231 being first-time participants. So competitors represented 28 states and 21 states won medals, showcasing widespread talent in para swimming. और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एंड गोवा पैरा ओलंपिक एसोसिएशन। आप ध्यान रखेंगे, 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है गोवा में और इसमें जो प्रथम स्थान पर राज्य रहा है वो है कर्नाटका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country was officially certified as malaria-free by the World Health Organization in 2024, becoming the second country globally to achieve this status this year? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है, जो इस वर्ष यह दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व का दूसरा देश बन जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं केप वर्दे, इजिप्ट, मोरक्को या फिर यूएई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्री है इजिप्ट। आप देख सकते हैं Egypt was officially declared malaria-free by the WHO on 20th of October 2024, becoming the second country globally to achieve this status in 2024 following Cape Verde. So this certification marks Egypt as the fifth African nation to receive malaria-free certification from the WHO, contributing to a total of 44 certified malaria-free countries and territories worldwide. So WHO's Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus emphasized the historic significance of this achievement, noting that malaria, which has plagued Egypt since ancient times, is now part of its history. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Until which year has the Kartarpur Corridor Agreement between India and Pakistan has been renewed to allow Indian pilgrims to visit the Kartarpur Sahib Gurudwara? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय तीर्थयात्रियों को करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने की अनुमति देने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर समझौते को किस वर्ष तक के लिए नवीनीकृत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2026, 2028 या फिर 2029। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जो कॉरिडोर को लेकर के समझौता हुआ है ये हुआ है 2029 तक के लिए। आप देख सकते हैं India and Pakistan have renewed the Kartarpur Corridor Agreement, allowing pilgrims from India to visit the Kartarpur Sahib Gurudwara in Pakistan until 2029. So this agreement, initially signed on October 24th, 2019, was part of a confidence building measure during Imran Khan's tenure as Prime Minister of Pakistan. So the renewal announcement follows External Affairs Minister S. Jaisankar's visit to Pakistan for the Shanghai Cooperation Organization's meeting, marking a significant diplomatic engagement after 9 years. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Top 3 states that won the Best State category in the 5th National Water Awards 2023. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी जीतने वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं उनके नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश। सेकंड, ओडिशा, गुजरात, पुदुचेरी। थर्ड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान। आपको बताना है 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स में जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्टेट्स हैं ओडिशा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। आप देख सकते हैं President Draupadi Murmu conferred the 5th National Water Awards 2023 in New Delhi, where Odisha secured the first prize in the Best State category. So in the Best State category, Odisha won the first prize, Uttar Pradesh second prize, and Gujarat and Puducherry jointly secured the third position. So the awards were given to recognize the efforts of states in water conservation and management under the Jal Samriddh Bharat initiative. And these awards
also aims to promote water conservation and management efforts across India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the portal discussed at the National Workshop in Pusa, New Delhi, aimed at improving seed traceability and certification? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, नई दिल्ली के पूसा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में चर्चा किए गए पोर्टल का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य बीज ट्रेसेबिलिटी और प्रमाणीकरण में सुधार करना है? आपके ऑप्शंस हैं सीड पोर्टल, साथी पोर्टल, एग्रीजेम पोर्टल या फिर कृषि कल्याण पोर्टल। आपको उस पोर्टल का नाम बताना है जिसका उद्देश्य है बीज ट्रेसेबिलिटी और प्रमाणीकरण को सुधार करना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस पोर्टल का नाम है साथी पोर्टल। आप देख सकते हैं द नेशनल वर्कशॉप ऑन साथी, जिसका फुल फॉर्म है सीड ऑथेंटिकेशन ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल, took place in Pusa, New Delhi on 21st of October 2024. So this portal was developed by the National Informatics Center to enhance seed traceability, certification and inventory management in India. So it aims to ensure that certified seeds reach farmers, promoting the use of new and superior seed varieties. And the workshop highlighted the success of phase 1 and focused on the upcoming phase 2, which will streamline seed inventory management across states. And this event was attended by over 140 participants, including government officials, state agriculture departments, researchers, and stakeholders. आप ध्यान रखेंगे साथी पोर्टल का संबंध है एग्रीकल्चर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। यहाँ पर उड़े देश का आम नागरिक योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन इनोवेटिव स्कीम टू डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट। And second, it creates affordability yet economically viable and profitable flight on regional routes. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है उड़ान योजना से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं उड़े देश का आम नागरिक was launched as a regional connectivity scheme under the Ministry of Civil Aviation in 2016. So इसके objectives हैं to develop regional aviation market and also to provide affordable, economically viable and profitable air travel on regional routes to the common man even in small towns. So the scheme envisages providing connectivity to unserved and underserved airports of the country through the revival of existing airstrips and airports. And the scheme is operational for a period of 10 years. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नमो भारत दिवस सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में नमो भारत दिवस मनाया गया है। आपको बताना है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर हैदराबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। आप देख सकते हैं
The first anniversary of Namo Bharat trains was celebrated as Namo Bharat Divas in New Delhi. Namo Bharat trains are India's first regional rapid transit systems and the first 17-kilometer section between Sahibabad and Duhai Depot was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 20th of October 2023. So two more sections became operational, including Duhai to Modi Nagar North and Meerut South. The current 42-kilometer corridor covers 9 stations, soon expanding to 54 kilometers with new additions. So RRTS offers high-speed, efficient suburban connectivity, promoting sustainable urban transport solutions. आप ध्यान रखेंगे नमो भारत दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India recently launched its fourth nuclear-powered ballistic missile submarine at which place? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत ने हाल ही में अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल या बैलिस्टिक पनडुब्बी मिसाइल को किस स्थान पर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। आप देख सकते हैं इंडिया लॉन्च्ड इट्स फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसका कोड नेम है S4 एट द शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम। So S4 has 75% indigenous content and is armed with Kalam 4 ballistic missiles with a range of 3,500 km and it joins 3 existing submarines जिनमें शामिल हैं INS Arihan, INS Arighat and INS Aridhaman. So the government plans to build 3 more advanced diesel attack submarine in collaboration with the French naval group. And the nuclear submarines use nuclear reactors for propulsion, allowing for unlimited range and endurance limited only by supplies maintenance. तो आप ध्यान रखेंगे S4 जो फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है उसको भारत ने लॉन्च किया विशाखापट्टनम में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding e-श्रम पोर्टल। यहाँ पर ई-श्रम पोर्टल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ई-श्रम पोर्टल was launched by the Ministry of Labor and Employment to create a national database of unorganized workers. And second, workers registered under the e-Shram portal are automatically eligible for pension under the Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan scheme. And third, the portal provides accidental insurance coverage to registered workers through the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ई श्रम पोर्टल से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं registration under the e-Shram portal does not automatically enroll workers in the Pradhan Mantri SYM pension scheme which is a separate voluntary scheme. So ये जो e-Shram portal है इसका उद्देश्य है to register 38 करोड़ unorganized workers such as construction laborers, migrant workforce, street vendors and domestic workers among others. So the workers will be issued an e-Shram card containing a 12-digit unique number.
And if a worker is registered on the e-Shram portal and meets with an accident, he will be eligible for rupees 2 lakh on death or permanent disability and rupees 1 lakh on partial disability. तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो ई श्रम पोर्टल है इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इन 2021। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यार्स मिसाइल विच वाज सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है यार्स मिसाइल जो कि हाल ही में समाचारों में थी, ये किस राज्य द्वारा विकसित किस देश द्वारा ये विकसित की गई है। आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, रसिया, फ्रांस या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये संबंधित है रशिया से। आप देख सकते हैं। So Russia is testing the combat readiness of a Yars intercontinental ballistic missile unit northwest of Moscow. And the Yars RS-24 is a Russian mobile nuclear intercontinental ballistic missile operational since 2010. And it can be mounted on trucks or deployed in silos. So the missile is 22.5 meter long, 2 meter in diameter and weighs 49,000 kg. And it has a range of 2,000 to 10,500 km and uses inertial and GLONASS guidance system. So the missile can carry up to 10 multiple independently targetable re-entry vehicles with each a 300 kiloton thermonuclear warhead and can deploy decoys to evade missile defense systems. So आप ध्यान रखेंगे यार्स मिसाइल सिस्टम जो है ये संबंधित है रशिया से और पहली बार ये ऑपरेशनल हुआ है 2010 से, जबकि इसका जो पहला प्रोडक्शन है वो किया गया था 2004 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द राइट्स ऑफ ओल्डर पर्संस ऑर्गेनाइज्ड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स फॉर इट्स 31st फाउंडेशन डे एट विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। सो द एनएचआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड। एनएचआरसी की बात करें क्योंकि उसी ने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है। सो एनएचआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th of October 1993 and Vice President of India Sri Jagdeep Dhankar was the chief guest in this conference. And he stated that India's human rights record is unmatched, especially for minorities, marginalized and vulnerable groups. So the growing aging population presents both opportunities and challenges. The Commission has taken steps to protect elderly rights, including forming a core group and issuing guidelines. So आप ध्यान रखेंगे राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में और इस कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट रहे थे भारत के वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। Thank you for watching. Do like, share and subscribe.